नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस वाले चैनल पर डेली मैं आप सभी के लिए जो है संविधान यानी कि पॉलिटी की जो स्पेशल क्लास है डेली मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी तक 4 पार्ट हो चुके हैं और ये आपका 5वें नंबर का पार्ट है। और आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो हम लोग संघ और राज्य क्षेत्र जिसके जो अनुच्छेद 1 में जिसके बारे में बताया गया उस चीज़ को पढ़ेंगे। उसके बाद नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे और मूल अधिकारों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं गवाया जाएगा, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल इस क्लास को। इसके पहले कि अगर आपने पार्ट्स को नहीं देखा है तो नीचे आप लोगों को या इस चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको जो है सारे और पार्ट्स जो है देखने को मिल जाएंगे और सारे पार्ट्स आपको वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने समझाया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी हमारा डियर गुरुजी का जो ऐप है, हमारा खुद का ऐप है डियर गुरुजी ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर सिंपली आपको जो फ्री में PDF है वो तो मिलते ही मिलते हैं, टेलीग्राम पे मिलते हैं, बट वहाँ पर आपको एक सिस्टमेटिक वे में देखने को मिल जाएगा, एक साथ आप लोग देख सकते हैं। तो आप ऐप में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर मैंने टेस्ट सीरीज भी बहुत सारे आपके लिए बना रखे हैं। हिंदी के टेस्ट सीरीज हैं, रीजनिंग के प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप उन टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, देख सकते हैं, और अगर आपको पसंद आता है तो उसको परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए आपका अब स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को। तो यहाँ पर जैसे संघ के बारे में और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यही जान लो कि भारत के पहले ही अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि भारत जो है राज्यों का क्या है, यूनियन है, यानी कि राज्यों का संघ है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही मैं आपको बताते हुए चलना, बहुत डिटेल में नहीं चल रहा हूँ। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकती है, वो बताते हुए चल रहा हूँ। बिल्कुल अपडेटेड, यानी कि जो भी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पर बताते हुए चलूँगा। तो भारतीय संघ के अंतर्गत अगर किसी राज्य को सम्मिलित करना है तो ये अधिकार किसको प्राप्त होता है? भाई, भारतीय संघ के अंतर्गत अगर किसी राज्य को सम्मिलित करना है, कोई नया कानून बनाना है, कुछ भी अगर ऐसी चीज़ होती है, कोई संशोधन करना है, तो ये सारे अधिकार जो है संसद को ही प्राप्त होते हैं। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि संविधान का जो पहला अनुच्छेद है, प्रथम अनुच्छेद है, उसके अकॉर्डिंग जो भारत है वो क्या होता है, राज्यों का संघ होता है। क्या होता है भाई? भारत जो है आपका राज्यों का संघ होता है। इसके अलावा भारत में देखिए अब ये अपडेट हो चुका है, इसको भी याद कर लीजिएगा। भारत में कुल कितने राज्य और कितने संघीय प्रदेश हैं? तो याद रखिए दोस्तों, 28 राज्य हैं और 8 संघीय प्रदेश हैं। पहले आप सभी को पता है कि 29 राज्य थे, तेलंगाना जब बना था उसके बाद 29 राज्य हो गए थे, लेकिन जो 2019 में जब क्या बोलते हैं धारा 370 हटा, उसके बाद जो है फिर से एक राज्य कम हो गया, तो 28 राज्य हो गए। तो सभी को पता है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा 28 राज्य हैं और आपके यहाँ पर 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब NCR भी जो आपका है यहाँ पर सम्मिलित है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें? भाई, अब लोकसभा भी यहाँ पर पूछा है, आगे राज्यसभा भी मिलेगा, उसके लिए आप लोग मत परेशान होइए। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम जो सीटें हैं वो आपकी 20 जो है आपकी आरक्षित होती हैं। इसके अलावा ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे भी आपके एग्जाम में जो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको जो है याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जल्दी जल्दी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट क्या दिया गया कि संघ, ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है, संघ और इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित जो आपके अनुच्छेद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर दिखाई पड़े। तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद, यहाँ पर ये अनुच्छेद 1 2 3 4 लाइन से दिए गए हैं, तो यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। तो यहाँ पर देखिए विषय वस्तु, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में, तो संघ के क्षेत्र के नाम के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार जो आपका इसमें बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 2 में। इसके अलावा अनुच्छेद 3 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 3 में क्या है, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 4 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 4 में क्या है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची और पूरक अनुसांगिक और अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अनुच्छेद 1 के बारे में आपके पेपर में बहुत ज़्यादा बनता है, तो अनुच्छेद 1 जो है याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका यही वाला बनता है। इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे कुछ जो यहाँ से, अब देखो ये जो विषय वस्तु मैंने आपको बताया, आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया गया, ध्यान से देखिएगा, इस सारे पॉइंट्स को जो है समझते हुए चलिएगा। थोड़ा सा बड़ा कर दें, चलो, कि नए राज्य के गठन की जो शक्ति है किसको प्राप्त है? अभी मैंने आपको बताया था ना, नए राज्य के गठन की शक्ति जो है किसको प्राप्त होती है?
संसद को प्राप्त होती है। किसको प्राप्त है दोस्तों? आपकी संसद को प्राप्त है। इसके अलावा अगला पॉइंट दिया गया है कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन जो है किस वर्ष किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दो चीज़ याद रखिएगा कि राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कौन सा आयोग था भाई? फजल अली आयोग था। इसका गठन जो है किस वर्ष किया गया था? 1953 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार बना लीजिएगा कि भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था? तो भैया आंध्र प्रदेश का किया गया था। किसका किया गया था? आंध्र प्रदेश का किया गया था। ये जो चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश तो आपका यहाँ पर हो गया। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या दिया गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट जो आपका रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है, इसने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो कब पूछा गया भाई? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को कितने राज्य? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। कब बनाया था भाई? 1 नवंबर 1956 को बनाया था। किसने बनाया था? राज्य पुनर्गठन आयोग ने बनाया था। ठीक है भाई। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई मैंने आपको बता दिया, पहला आपका कौन था भाई? आपका आंध्र प्रदेश था। अब दूसरा यहाँ पर एक है सिक्किम के बारे में पूछा गया है, तो ये किस वर्ष बनाया गया था? तो सिक्किम जो है भारत का एक राज्य जो है 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में बनाया गया था। ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखिएगा। अगला देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनका प्रशासन पूछा गया है किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये जो चीज़ है आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात है। अगला पॉइंट देखो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर देखिए, इसको ब्रैकेट में दिया गया। मैंने आपको बताया ना, ब्रैकेट में वो चीज़ें होती हैं जो कि आपकी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद रियासत को सैन्यवाही कार्यवाही द्वारा भारत में शामिल किया गया था। यानी कि जो जूनागढ़ रियासत है उसको किसके द्वारा? जनमत संग्रह, जन का जो मत है उसके संग्रह के आधार पर, और जो हैदराबाद रियासत था उसको सैन्य कार्यवाही के द्वारा जो है भारत में शामिल किया गया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना व कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा, यानी कि जम्मू कश्मीर वाली जो कहानी ना बहुत अच्छी कहानी है। उसमें क्या होता है जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर में जो उस समय राजा थे वहाँ पर, तो वो बेसिकली जो है अपने राज्य को देना नहीं चाहते थे। मतलब वो कहते थे जम्मू कश्मीर जो है काफ़ी अलग है, वो उसको स्विट्जरलैंड मतलब भारत का स्विट्जरलैंड उसको बनाना चाहते थे। बोलते थे धरती पर स्वर्ग है। तो ये जो है वो उसको जो है बिल्कुल अलग करना चाहते थे कि कश्मीर को जो है भारत में सम्मिलित नहीं होने देना चाहते। वो कहते थे कि कश्मीर को हम अलग बनाएंगे। लेकिन हुआ यही कि बाद में पाकिस्तान जो था उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। फिर आक्रमण जब किया तो वहाँ के जो राजा थे उनके पास मतलब शक्ति थी नहीं उनसे लड़ने के लिए, बचने के लिए। तो भारत में जो है उनको सैन्य मतलब अपनी तरफ से सैनिक दिए लड़ने के लिए। और सैनिक देने से पहले जो है एक सिग्नेचर करवा लिया गया था। देखिए यहाँ पर दिया गया है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा दिया गया था। और विलय पत्र पर हस्ताक्षर यही कराया गया था कि हम आपको सैनिक अपनी जो शक्ति है तभी देंगे, अपने जो सैनिक हैं लड़ने के लिए तभी देंगे पाकिस्तान से, जब आप जो है इसको भारत में सम्मिलित करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो वहाँ से जो है जो जम्मू कश्मीर रियासत है तब वहाँ से सम्मिलित किया गया था। ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखिएगा। पॉइंट समझ में आ गया? तो 3 रियासतें जो हैं किस किसके द्वारा सम्मिलित हुई, ये पॉइंट याद रखिएगा। सैन्य कार्यवाही, विलय पत्र और जनमत संग्रह। क्लियर है? चलिए भाई अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपके पहले के जो विशेष राज्यों के जो राज्य का दर्जा है किसको कब मिला है, यहाँ पर मैंने एक रख दिया है। तो पीडीएफ में आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके नहीं बनते हैं, बस समझ लीजिएगा कब जो है इनको विशेष राज्य का दर्जा मिला, बस इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसको बस आपको मैंने पीडीएफ में डाल दिया, वहाँ से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पर कुछ ये भी मैंने इसको पीडीएफ में डाल दिया, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर कुछ आपके क्षेत्रीय जो आपके जोनल काउंसिल्स हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। जैसे आपका उत्तर क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय जो आपका, इसको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है। जैसे आपका जो उत्तर क्षेत्रीय परिषद, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ शायद ना दिखे आप लोगों को, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद है, इसका प्रयागराज में मुख्यालय है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो आपका ये कोलकाता में इसका मुख्यालय है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो आपका इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का जो मुख्यालय आपका चेन्नई में है। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट दिया गया कि दिसंबर 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में
एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ये मैं पहले भी आपको बता रखा हूँ। ये देखिए फिर से आपको यहाँ पर दिया गया, तो इसको स्टार कर लीजिएगा। ये चीज़ आपके पेपर में बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन से सम्मिलित राज्य हैं परिषदों में, वो आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसको आप लोग PDF से एक बार एक नज़र जरूर डाल लीजिएगा, ठीक है। एक नज़र जो है जरूर डाल लीजिएगा, आपके पेपर में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। किसके बारे में? नागरिकता। अभी तक जो मैंने पीछे बताया भाई संघ, राज्य, क्षेत्र और यूनियन टेरिटरी के बारे में, वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं क्लियर है, ठीक है। जब मैं आपको PDF दूंगा तो PDF में मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगा कि जो आपके भारत के 28 राज्य हैं, जो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और सारे मतलब जितने भी हैं, तो उनके उनमें जो जिलों की संख्या है, उनका जो क्षेत्रफल है, एक PDF में मैं ऐड कर दूंगा। तो आप लोग उसको भी एक बार एक नज़र डाल लीजिएगा, वो भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि कई बार पूछता है ना भाई, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, राजस्थान में जैसे 33 ज़िले हैं, मध्य प्रदेश में 52 ज़िले हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पेपर में आ सकती है, तो वो भी मैं लास्ट में डाल दूंगा, उसको आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे भाई, नागरिकता के बारे में, ठीक है। अब देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये बनता है भाई, जो भारत की नागरिकता है उसको प्राप्त करने के लिए मतलब अगर आप भारत के एक नागरिक हैं तो मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, या क्या क्या उसके दिए गए हैं यहाँ पर संविधान में, तो वो चीज़ें हम लोग पहले जानते ही चलेंगे। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पर पहले मैंने यही रखा है कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के हेतु आपके जो 5 प्रकार है, कौन कौन से। एक तो जन्म से, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप एक भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके अलावा वंशाधिकार द्वारा, ठीक है, ये भी आपका है एक वंशाधिकार द्वारा। इसके अलावा थर्ड आपका है भाई पंजीकरण के द्वारा, और फोर्थ आपका है भाई देशीयकरण के द्वारा, और 5वां जो है आपका है भूमि के अर्जन द्वारा। तो ये 5 प्रकार से जो भारत का आप एक नागरिक माने जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला पॉइंट पढ़ने से पहले यहाँ पर समझ लो कि भारत में कई बार एक पेपर में आपके क्वेश्चन बनता है कि भारत में जो है नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान में जो नागरिकता प्रदान करता है, यहाँ पर अगला पॉइंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। भारतीय संविधान में जो नागरिकता प्राप्त करता है, किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय संविधान जो है एकल नागरिकता। कैसी भाई? भारतीय संविधान एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप जो है, सिटीजनशिप जो है आपको प्रदान करता है। ये चीज़ याद रखिए, यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी और भी देश के नागरिक होकर के भी यहाँ के भी नागरिकता प्राप्त कर सको, ऐसा कुछ नहीं है। अगला यहाँ पर पॉइंट है भाई USA। देखो यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो दोहरी नागरिकता है वो आपकी USA की है। USA ने जो है दोहरी नागरिकता यानी कि डुअल सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया है, लेकिन भारत में एकल है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि जब आपका भी CAA आया था, यानी कि नागरिक संशोधन अधिनियम जो आया था 2019 में, उनमें किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। तो याद रखिएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ये जो चीज़ है यहाँ पर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आपके यहाँ से क्वेश्चन जो है बन सकता है। ये तीनों देशों के नाम जो है याद रखिएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए पूछा गया है, भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है। तो भाई भारतीय नागरिक की नागरिकता जो है आपकी समाप्त हो सकती है परित्याग, पर्यावसान या वंचना के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ें जो है आप लोग याद रखिएगा। पेपर में आपके आता है तो आप लोग सिंपली जो है यहाँ पर इसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, पर्यावसान का मतलब क्या होता है, किसी को भाई पता है? पर्यावसान को इंग्लिश में बोलते हैं भाई हैबिटेट, ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। तो इन तीनों के माध्यम से जो आपका यहाँ पर समाप्त हो सकती है। चलिए अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगर भारत से बाहर आप लगातार 7 साल तक रहते हो, ठीक है, 7 साल तक रहते हो, तो आपकी जो भारत की नागरिकता है वो समाप्त कर दी जाएगी। ये पॉइंट भी यहाँ पर याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को भी ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल लाइफ में भी जो पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है। अभी आपको यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा भी कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है कब मनाया जाता है। वैसे 9 जनवरी को मनाया जाता है, होप सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर ये बताते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है आपका प्रति 2 वर्षों पर जो है मनाया जाता है। ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, नागरिकता से संबंधित। अब देखिए अनुच्छेद जान लो, कौन कौन से अनुच्छेद जो आपके आते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद आपका यहाँ पर देख सकते हैं 11 तक है, ठीक है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 5 में आपका क्या दिया गया है, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। इसके अलावा 6 में आपका क्या दिया गया, पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, ठीक है, समझिएगा।
पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। इसके अलावा 7वां देखिए क्या है, पाकिस्तान से प्रवचित व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। 8वें में क्या दिया गया है, भारतीय मूल के वैसे लोगों को नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। समझिएगा यहाँ पर। अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उस भारतीय नागरिकता की उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। समझिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है कि अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया है कि जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। और अनुच्छेद 10 में क्या दिया गया है कि नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता, ठीक है, नागरिकता संबंधी जो आपके अधिकार हैं उनकी निरंतरता के बारे में अनुच्छेद 10 में आपका बताया गया है। और अनुच्छेद 11 में क्या है कि संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। तो ये जो चीज़ है यहाँ पर आप लोग इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो आपके पेपर में देखिए ज़्यादातर पेपर में क्वेश्चन क्या बनता है कि आपके पेपर में आता है कि जो भारतीय संविधान है उसमें नागरिकता से संबंधित जो अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो पॉइंट है इनको याद रखिएगा, ठीक है। नागरिकता के जो अनुच्छेद है कहाँ से कहाँ तक है ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो आपकी दोहरी नागरिकता से संबंधित है, ठीक है भाई, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसके बाद देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या दिया गया कि किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। समझिएगा यहाँ पर देखिए कि किसी व्यक्ति द्वारा अगर भारतीय बैंकों में धन जमा करके जो है भारत की नागरिकता जो है नहीं प्राप्त की जा सकती है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा देखो अब आपको पता ना भारत की जो नागरिकता है वो आपकी एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप है। आपके पेपर में ये बन सकता है कि भाई प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों, आपका भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो आपका ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है क्या, कृषि भूमि। यानी कि भारतीय मूल के व्यक्ति जो PIO का कार्ड धारक है वो भारत में क्या नहीं खरीद सकता है, कृषि भूमि जो है आपका नहीं खरीद सकता है। अब यहाँ पर देखिए NRI, PIO और OCI कार्ड धारक, 3 तरह के कार्ड धारक होते हैं। तो इन तीनों के बारे में मैंने एक आपको जो है चार्ट बना करके मैं दे दिया हूँ इस PDF में, तो आप लोग उसको एक बार एक नज़र जो है डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए NRI है, PIO है और आपका यहाँ पर OCI दिया गया। तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ जैसे आपको यहाँ पर पूरा एक बार दिख सके। तो यहाँ पर OCI क्या है, परिभाषा पहले जान लो। NRI मतलब क्या होता है, अप्रवासी भारतीय, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर PIO क्या है, भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं। और OCI क्या होता है, विदेशी भारतीय नागरिक, ये समझिएगा। तो यहाँ पर देखो इसकी परिभाषा समझ लो, इन तीनों की परिभाषा क्या क्या है समझ लो भैया जी। यहाँ पर जो परिभाषा है क्या क्या है, तो पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में, NRI के बारे में। तो भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक जिसको कहते हैं, ये आपका होता है NRI। यानी कि बेसिकली जैसे आप लोग जो हैं बाहर चले जाओ, विदेश चले जाओ, पासपोर्ट के ऊपर घूमो टहलो, फिर वहाँ से वापस आ जाओ 1 आध साल रह करके, तो वो आपका जो है NRI होता है। इसके अलावा PIO क्या होता है, PIO की बात करते हैं तो स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट धारक है। समझिएगा यहाँ पर क्या है कि PIO का मतलब क्या होता है कि जैसे जिसका जो स्वयं या उसका कोई पूर्वज यानी कि उसके माता पिता दादा दादी कोई भी जो है भारतीय नागरिक रहे हों और वर्तमान में वो किसी और देश की नागरिकता उसको मिल चुकी हो, तो वो जो है आपका क्या होता है, PIO होता है। इसको क्या अधिकार नहीं होता भाई, इसको भारत में कृषि योग्य भूमि खरीदने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर OCI क्या होता है, यानी कि जो विदेशी भारतीय नागरिक का मतलब क्या होता है। OCI जो क्या होता है, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक यानी कि OCI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। समझिएगा ये आपका होता है OCI। यानी कि अब NRI के बारे में समझिएगा, NRI क्या होता है, ये भारतीय नागरिक ही होते हैं। और PIO क्या होता है, भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नागरिकता का जो अहर्ता है क्या है, नागरिकता की अहर्ता जो है क्या है कि ये जो है भारतीय ही नागरिक होते हैं। ये जो आपके क्या होते हैं, भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। और ये जो हैं यानी कि जो OCI होते हैं वो संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उसका भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना हो, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लाभ क्या क्या होते हैं, तो इनको कोई विशेष लाभ नहीं होता है OCI वालों को। इनको लाभ क्या होता है, ये इनको भाई सारे वही लाभ प्राप्त होंगे जो आपके नॉर्मली जो भारतीय होते हैं उनको जो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनको एक
RRO और एक FRO वाली लाभ के साथ पंजीयन से छूट, और भारत में कितनी अवधि तक ठहराव। मतलब बेसिकली आपको इनको ज़्यादा जो है आपकी ये समझ के चलिएगा, इनसे बहुत ही कम जो है आपके लाभ प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये है भाई, वीज़ा इनको नहीं दिया जाता है, इनको वीज़ा मिलता है, और जीवन भर बिना वीज़ा ये लोग आ सकते हैं जो आपकी ये विदेशी भारतीय नागरिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लास्ट यहाँ पर मताधिकार NRI को जो है होता है, इन दोनों को आपको नहीं मिलता, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा ML सिंघवी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। चलो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना, नागरिकता क्या है, भारत को कैसी नागरिकता प्राप्त है, किस तरह से आप लोग नागरिक रह सकते हो इंडिया के। और मैंने यहाँ पर इसको भी जो है डिटेल में बता दिया है कि NRI, PIO और OCI जो है आपका बेसिकली क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा जो आपका इम्पोर्टेंट है, मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, फंडामेंटल राइट्स कौन से अनुच्छेद, यानी कि देखो अनुच्छेद 1 से 4 तक मैंने आपको बताया भाई, भारत के जो संघ है, यूनियन और टेरिटरी है आपका 1 से 4 में आता है। ठीक है, 1 से 4 आपका वहाँ पे आता है। इसके अलावा 5 से लेकर 11 तक मैंने आपको बताया सर, भारत में जो आपकी नागरिकता है उससे संबंधित जो आपके संविधान है आपके दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं भाई मूल अधिकार के बारे में। तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद ये जो है आपका 35 तक दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो आपके मूल अधिकार हैं। तो ये जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। और भाग कौन सा भाई, भाग 3 है। ठीक है, भाग 3 है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलिए जानते हुए चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि भारतीय संविधान में किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भैया याद रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 1 से 4 क्या था, 5 से 11 क्या था, अब अनुच्छेद 12 से 35 क्या है, ये समझते हुए चलिएगा। तो भैया इसमें जो है क्या बेसिकली दिया गया है, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है वो किसको दी गई है। तो संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालयों को मिली है और उच्च न्यायालयों को मिली है। ठीक है भाई, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक पॉइंट क्या दिया गया, इस पॉइंट को देख लो, समझ लो कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है, कौन सा 13 भाई, अनुच्छेद जो आपका 13 है वो संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। यानी कि जो अनुच्छेद 13 है वो क्या करता है भाई, जो संवैधानिक प्रावधान है उसको संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। बस ये सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर अनुच्छेद 12 हो गया, 13 हो गया, सबको जानते हुए चलेंगे। तो अनुच्छेद 12 में देखिए क्या है, 13 में क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है, तो मौलिक अधिकारों की। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 13 में क्या है भाई, 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन जो आपका उद्देश्य है ये समझ लीजिए क्या है, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है। ठीक है, किसके संबंध में भाई, मौलिक अधिकारों के संबंध में संविधान की सर्वोच्चता जो है सुनिश्चित करना है, ये अनुच्छेद 13 में दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है कि समानता का अधिकार का विस्तार जो है किन किन अनुच्छेदों में है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समानता का अधिकार जो आपका अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार यानी कि राइट टू इक्वेलिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13 आपको समझ में आ गया। अनुच्छेद 14 आपका ये होता है राइट टू इक्वेलिटी वाला। इसके बाद देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का जो प्रतिषेध है वो कौन करता है, अनुच्छेद 15 करता है। ये भी आपका एक मूल अधिकार है जिसे समानता का अधिकार इसके अधीन जो है वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है इसको किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन, इसका मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये पॉइंट मैं इसको डॉट डॉट कर दे रहा हूँ कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये जो है अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 में प्रदान किया गया है ये मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। क्या पूछा गया, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी जो है प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 16 का भाग 1 और अनुच्छेद 16 का भाग 2। ठीक है,
अवसर की समानता, यानी कि जो भी आपके अवसर मिलते हैं उनकी समानता की जो है, जो आपके समानता की जो गारंटी वो प्रदान करता है, ये दोनों अनुच्छेद। ठीक है, चलिए भाई यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग को जानेंगे भाई संवैधानिक उपबंधों के बारे में। ठीक है, कुछ आपके संवैधानिक उपबंध है, ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, बट यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से, समझ लीजिए भाई। संवैधानिक उपबंध एक आपका दिया गया है कि केवल भारतीय नागरिकों को, और यहाँ पर दूसरा क्या है कि भारतीय और विदेशी नागरिकों दोनों को। ठीक है, दोनों मैंने अलग अलग यहाँ पर किए हुए हैं। तो भारतीय नागरिकों को यहाँ पर कौन कौन सा, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, भारतीय व विदेशी नागरिकों दोनों को, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का भाग 1, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। तो समझिएगा भाई यहाँ पर क्या क्या है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, मैंने अभी आपको बता दिया था कि ये जो धर्म है, जाति पात का भेद है, इन सब के ऊपर प्रतिषेध जो है अनुच्छेद 15 लगाता है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके लोक नियोजन होते हैं उनमें जो अवसर की समता, यानी कि अवसर सबको समान रूप से मिलेंगे, सबको जो है जो चीज़ें समान रूप से प्राप्त होगी, ये अनुच्छेद 16 में है। इसके अलावा बोलने की आज़ादी, शांतिपूर्वक शस्त्र रहित सम्मेलन करने, यानी कि जो ज़्यादातर जो आज़ादी दी गई है, मतलब जो आपको फ्रीडम प्राप्त है, या व्यापार करने का फ्रीडम हो गया, या भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण व बसने, यानी कि अगर आप कहीं पे भी ज़मीन लेते हो, वहाँ पर रहना चाहते हो, या आप लोग संचरण करना चाहते हो, तो ये सब जो अधिकार है आपके अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संचरण जो आपका किसमें, अनुच्छेद 29 में दिया गया है। और ये सब चीज़ें जो किसको प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो अनुच्छेद 30 में। ठीक है, अगर आप लोग कोई शिक्षण संस्था स्थापित करना चाहते हो, प्रशासन करना चाहते हो, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है आपका अनुच्छेद 30 में। तो ये तो भाई भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार हो गए। इसी तरह विदेशियों को भी, और साथ साथ भारतीयों को भी, भारतीयों को तो सारे प्राप्त हैं, बट साथ साथ जो विदेशियों को भी मतलब मूल अधिकार प्राप्त है, वो क्या है, ये आपका पहला पॉइंट है कि विधि के समक्ष समता, यानी कि राइट टू जो इक्वलिटी है, वो आपका अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो अनुच्छेद 20 में दिया गया है। जीवन का अधिकार, देखो भाई जीवन का भी एक अधिकार होता है, वो किस में है, अनुच्छेद 21 में है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार भाई अनुच्छेद 21 के भाग 1 में है। गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का जो अधिकार है अनुच्छेद 22 में है। शोषण से विरुद्ध का जो अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में है। और धर्म और संस्कृति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यानी कि आपका जो धर्म है, जो आपकी कल्चर है, उनको अपने तरीके से मनाने का, वो सब जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में, 25, 26, 27, 28 में आपको ये अधिकार जो है प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो आई होप ये जितने इंपॉर्टेंट अधिकार हैं आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अभी कुछ और चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, जहाँ से जैसे क्वेश्चन आपके जो बनते हैं डायरेक्टली आपके किस तरीके से पेपर में आपके क्वेश्चन बनते हैं, वो यहाँ पर जानते हुए चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, अच्छे समझते हुए चलेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा बनता है। तो अस्पृश्यता ये शब्द आए तो अनुच्छेद 17 पे ही आपको टिक करना है। ठीक है, यानी कि किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 17 में किया गया है। और संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देने क्या है, आपका दंडनीय अपराध है। ये भी चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, छुआछूत जो आपका होता है। अनुच्छेद 18 का संबंध बताइए किससे भाई, अनुच्छेद 18 में जो उपाधियों का अंत है उससे। बिल्कुल सही बात सर, अनुच्छेद 18 भी आपके पेपर में आता है। तो भाई अगर आपके पेपर में आता है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो भैया अनुच्छेद 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रखिएगा। इसके बाद अगला पॉइंट देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाई इसी को लेकर तो सबसे ज़्यादा बवाल होता है ना, सभी को पता है ना। फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि सबको बोलने की भाई आज़ादी है, तो कुछ भी बोलते रहो। और फ्रीडम ऑफ जो एक्सप्रेशन है, ये जो आपका किस में, अनुच्छेद 19 में। इसी वजह से लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, आप सभी को पता है। इसके अलावा भारत के संविधान में जो प्रेस की स्वतंत्रता है यानी कि फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है, इसका प्रत्यक्ष प्रावधान तो नहीं है, लेकिन ये जो स्वतंत्रता है किसके अंतर्गत आती है, तो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस है, इसकी स्वतंत्रता जो है आपकी अनुच्छेद 19 के भाग A में आती है। ठीक है, ये चीज़ जो यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा अगला पॉइंट आपका देखिए क्या है कि भारतीय संविधान में
आर्थिक समानता यानी कि इकोनॉमिक इक्वलिटी और समानता का मौलिक अधिकार जो है सम्मिलित नहीं है। क्या है भाई? आर्थिक समानता और समानता का जो आर्थिक समानता जो है समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। किसकी समानता भाई? आर्थिक समानता जो है ये मौलिक अधिकार में आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए भाई आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके पेपर में डायरेक्टली बन सकते हैं। ये चीज़ सबको समझ में आया? वीडियो थोड़ा सा आज जो है बड़ा हो सकता है, मान सकते हैं, क्योंकि आज मैंने 3 टॉपिक यहाँ पर उठाने का प्रयास किया है। अभी थोड़ा सा और है, थोड़ा देर और थोड़ा भाई झेल लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बनने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर बनने वाली हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, देखो ये पॉइंट है, दिख रहा है सभी को? यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद जो आपका 19 है, यानी कि 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं मिली हैं, 6 स्वतंत्रता यहाँ पर जान लो कौन कौन सा है। 6 स्वतंत्रताओं को यहाँ पर मैंने देखिए अलग अलग किया हुआ है। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19 के 1 भाग बी में है। अनुच्छेद 19 भाग के ए में कौन सा है? बोलने की आज़ादी और यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसके अलावा अनुच्छेद 1 के जी में देखिए, यहाँ पर डी में देख लो, पहले सी में देख लो, संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का मतलब कुल मिला के आपके पेपर में देखो ये टोटल तो नहीं आएगा कि कौन सा किस में है, बस यहाँ पर इतना जान लो कि अनुच्छेद 19 में टोटल आपकी जो स्वतंत्रताएं हैं वो दी गई हैं और 6 तरह की स्वतंत्रताएं आपकी दी गई हैं, बस इतना जान लीजिए। ठीक है, भारत में अगर आपको रहना है, आप भारत के किसी भी भाग में आपको रहना है, जा कर के बसना है, वहाँ पर बसने की जो आज़ादी है वो आपका अनुच्छेद 19 के भाग ई में दिया गया है। कोई आपको व्यवसाय करना है, कुछ भी करना है, तो आपको अनुच्छेद 1 के भाग जी में मिल जाएगा। और राज्य के मतलब आपको कहीं भी जाना है, घूमना टहलना है, तो यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमना है, एक जगह से दूसरे जगह पर बिना किसी बाधा के अगर आपको संचरण करना है तो अनुच्छेद 1 के डी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत टोटल 6 स्वतंत्रताएं जो आपकी दी गई हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग समझते हुए चलिएगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ध्यान से देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 के भाग सी में, अनुच्छेद 19 सबको समझ में आ गया ना, तो अनुच्छेद 20 के भाग सी में क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान में किसी भी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा ना कि किसी भी अपराधी को आप लोग जो है ये नहीं कह सकते हो कि भाई चलो अपने खिलाफ गवाही दो। ठीक है, बाध्य नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों के दोहरे दंड व स्वाभिशासन के संरक्षण प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, समझिए इस पॉइंट को समझिए कि कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में, किसी समय दोष के सिद्ध होने के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड और स्वाभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 20 में ही आपका इसका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार, ठीक है, जो विदेश यात्रा का अधिकार है उसको संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 21 देख सकते हैं यहाँ पर आपके जो अधिकार है ना उनसे संबंधित जो चीज़ें आपकी बेसिकली दी गई हैं। अनुच्छेद 20, 21 समझ में आ गया। अगला देखिए अनुच्छेद 24 क्या है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24 क्या है, बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान किस में दिए गए हैं, अनुच्छेद 24 में दिए गए हैं। ठीक है, बच्चों का शोषण आप लोग नहीं कर सकते हो। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। देखो भाई यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है उसमें जो प्रयुक्त हिंदू शब्द है उसमें बौद्ध भी सम्मिलित है, जैन भी सम्मिलित है और सिख धर्म भी सम्मिलित है। ये हिंदू में ही आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 मिनट रुकिए, इसमें यहाँ पर पॉइंट क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपका 30 का भाग 1 है उसमें अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित व संचालित करने का अधिकार जो है ये आपका दिया गया है। तभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपकी खुली हैं जो अपनी रुचि के हिसाब से वो जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो ओपन कर सकती हैं। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 30 के भाग 1 में है। अगला पॉइंट देखो आपसे यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 32 में क्या भाई, जो आपका मौलिक अधिकार है वो प्रवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है कौन होता है भाई, मौलिक अधिकारों का संरक्षक स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, जो कस्टोडियन होता है वो ज्यूडिशरी होता है, न्यायपालिका होता है।
इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 32, इसीलिए इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि अनुच्छेद 32 को ही जो है संविधान की आत्मा जो है कहा गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कह सकते हो, तो या संविधान का हृदय जो है अनुच्छेद 32 को ही कहा गया है। तो ये जो चीज़ है आप लोग दिमाग में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है भाई, चलो भैया यहाँ तक आपको क्लियर हो गया ना? कुछ और चीज़ें हैं, बोर हो गए क्या भाई? आज का वीडियो अभी तक देखिए लगभग 35 मिनट का हो चुका है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा और देखते हुए चलिएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आप लोग जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है, जो याचिका है, दायर कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर देखिए क्या है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ था? तो संसद को जो मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है, आप सभी को पता है भाई, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण है वो न्यायपालिका के पास है, जुडिशरी के पास है, लेकिन संसद को इसमें अधिकार नहीं था संशोधन करने का। लेकिन ये अधिकार जो है प्राप्त हुआ था, किसके आधार पर प्राप्त हुआ था? तो केशवानंद भारती बनाम केरलवाद, ये मैं पहले ही बता चुका था, 1973 में आपका ये वाद हुआ था और इस वाद पर जो आपका ये प्राप्त हुआ था। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए बहुत ज़्यादा पेपर में आपके पूछा जाता है कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया था? तो जो 44वां आपका संशोधन हुआ था उसमें आपका ये हटा दिया गया था और 1978 ईस्वी में आपका हटाया गया था, उसे जो है आपका एक वैधानिक अधिकार बनाया गया था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट क्या है, ये पेपर में आपके बनता है कि वर्तमान समय में संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी है, वो आपका एक वैधानिक अधिकार के अंतर्गत है। ये अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया, ये आपके एक वैधानिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये जो चीज़ है आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा सूचना का अधिकार सबको पता है भाई, मैं बता देता हूँ भाई, सूचना का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका 2005 के सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है, एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर एक पॉइंट क्या है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जो आपके आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस, सभी को पता है, अभी जल्दी ही जोड़ा गया। तो ईडब्ल्यूएस को जो है आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 15 के भाग 6, 16 के भाग 6 में। ये चीज़ याद रखिएगा। ईडब्ल्यूएस सभी को पता है ना, पहले नहीं था, बाद में ऐड हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस जो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 में आया है। इसके अलावा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 300 के भाग ए में आता है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो शिक्षा प्रदान करने का अधिकार है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये चीज़ जो है यहाँ पर याद रखिएगा, ये भी आपका मूल अधिकार में आता है, लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद देखो याद रखिएगा, अनुच्छेद 300 के भाग ए में आता है, इसलिए यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर ऐड किया गया है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। समझ सकते हैं ना, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो गैर नागरिक हैं उनको भी उपलब्ध हैं। देख सकते हैं संविधान पढ़ने से क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलता है भाई, हमको भी ये चीज़ें प्राप्त हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता होता है, तो यहाँ पढ़ने के बाद चीज़ें पता चल जाती हैं। तो सबको एक बार जो है अपने अधिकारों के बारे में, अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जो जीवन का अधिकार है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था भैया, जो जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है आपका जीवन का अधिकार आता है, वो जो आपका अधिकार है अनुच्छेद 352 जब लगता है, यानी कि जो आपातकाल लगता है, उसमें ये जो है आपका समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जीवन का अधिकार जो सीमित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन यानी कि अधिनियम जो है संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1976 ईस्वी में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधुआ मजदूर अधिनियम जो है ये आपका, इसको उन्मूल किया गया था, हटाया गया था, किसके द्वारा भाई? 1976 के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखिए आपसे यहाँ पर क्या है, अगला पॉइंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक नोट डाउन कर लीजिएगा, छोटा सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपके पेपर में जो आपका बेसिकली आपका बनता है। मूल अधिकार, समानता का अधिकार जो आपका किससे किस तक है? 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपका 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका इसमें अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है याद रखिएगा। इसके अलावा
धार्मिक संस्था की स्थापना और धार्मिक कार्यों का जो प्रबंध है, ये जो अधिकार है जो आपके धर्मावलंबी होते हैं, धर्मगुरु होते हैं, इन सबको प्राप्त है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत। इसी वजह से आप लोग उनको भी रोक टोक नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने आपको यहाँ पर बताई। थोड़ा सा बड़ा आज का जो क्लास है लगभग 40 मिनट का आपका हो गया। तो आज की क्लास बोरिंग थी या अच्छी थी, आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। और कल जो है हम लोग पढ़ेंगे, इसी के आगे बढ़ेंगे और हम लोग कल पढ़ने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में और मूल कर्तव्यों के बारे में। बहुत ज़्यादा बड़ा वो वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। उसके बाद जो अगला वीडियो आएगा राष्ट्रपति के ऊपर आएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से आपके लिए जो क्लासेस हैं बनाई जा रही हैं। तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जो है जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।